Good morning class. I am your SSC teacher of class 8. Today we will continue the explanation of chapter number 2 of history, which is on page number 71. Open page 71. Today we will start from Mysore and Marathas. Okay, so let's start. The kingdom of Mysore and Marathas were the main rivals of the British. जो किंगडम था मैसूर और मराठाट का वो क्या था, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिटिश के अंडर में था. मैसूर वॉज रूल्ड बाय हैदर अली. जो मैसूर था, मैसूर क्या एक जगह का नाम है जो कि किससे रूल होता था, कौन रूलर था वहाँ का, हैदर अली. लेटर बाय टीपू सुल्तान. और फिर बाद में किससे गवर्न हुआ, वो रूल हुआ, टीपू सुल्तान ने फिर उसे रूलिंग पे कर लिया. ड्यूरिंग वेरिन हॉस्टिंग्स गवर्नर जनरलशिप मैसूर एंड ब्रिटिश क्लैश ट्वाइस. जब वॉरेन हॉस्टिंग्स थे, ये कौन थे, गवर्नर जनरलशिप, ये कौन थे, गवर्नर जनरलशिप, जब ये थे तब क्या हुआ था, मैसूर और ब्रिटिश एक दूसरे से टकराई थी 2 बार. None of them, however, gained through these Anglo-Mysore wars. लेकिन किसी को भी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ. From 1775 to 1782, the British and the Marathas were engaged in the first Anglo-Maratha war. 1750-75 से 1782 तक जो ब्रिटिश थे और मराठास थे वो एक दूसरे में किस में बिजी थे, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर. ये क्या है, वॉर का नाम है. The war was fought over the issue of succession to the throne of पेशवा. ये वॉर क्यों हुआ था, लड़ाई क्यों हुई थी, किसके लिए, उसकी पेशवा की, उसकी गद्दी के लिए कि मैं लूँगा. मतलब जैसे पहले राजाओं में लड़ाई होती थी वैसे ही उन दोनों में हुई. किस में, ब्रिटिश और मराठास में. The two claimants were माधवराव टू एंड रघुनाथ राव. 2 क्लेमेंट्स कौन से हैं मराठास में, माधवराव टू एंड रघुनाथ राव. माधव राव सेकेंड वॉज बैक्ड बाय द मराठा चीफ एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ माधव राव सेकेंड. जो माधव राव थे वो कौन से मराठा चीफ्स में से थे और किसके थे, चीफ मिनिस्टर थे. नाना किसके चीफ मिनिस्टर थे, माधव राव सेकेंड, नाना फडणवीस के. द ब्रिटिश सपोर्टेड द क्लेम्स ऑफ रघुनाथ राव. और ब्रिटिश किसको सपोर्ट करते थे, रघुनाथ राव को. द वॉर डिड नॉट रिजल्ट इन द विक्ट्री ऑफ आइदर साइड. जो हमारी वॉर है, लड़ाई है, वो दोनों ही जगह नहीं जीत पाई, मतलब दोनों ही पार्टीज नहीं जीत पाई. बट फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, लेकिन 20 साल के लिए देयर वॉज पीस बिटवीन द 2 पावर्स. उन दोनों ही पावर्स मतलब दोनों ही साइड के बीच कौन कौन सी, ब्रिटिश और मराठा दोनों में ही क्या थी, शांति थी. कि कब, 20 साल बाद, 20 साल के लिए. अब नाउ वॉर विद द Marathas. From the late 18th century, the company also sought to curb and eventually destroy Maratha power. अब 18th century में क्या था, जो कंपनी क्या चाहती थी कि हम मराठास को हरा दें. With their defeat in the third battle of Panipat in 1761, the Maratha stream of ruling from Delhi was shattered. जब वो लोग हार गए, कौन, मराठास हार गए थर्ड बैटल में पानीपत के, इन किस में, 1761 में जब वो लोग हार गए तो क्या हुआ, मराठास को जो सपना था कि वो दिल्ली पे रूल करे, वो क्या हो गया, स्टैटर्ड मतलब बिखर गया, टूट गया. दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ्स बिलोंगिंग टू डायनेस्टीज सच एज सिंधिया, सोलपार, गायकवाड़ एंड भोसले. जो मराठास थे वो अलग अलग डायनेस्टीज में थे, जैसे सिंधिया, सोलपार, गायकवाड़ एंड भोसले. सब क्या है, मराठास की डायनेस्टीज हैं, मतलब साम्राज्य. These chiefs were held together in the confederacy under the Peshwa, who became its effective military and administrative head based in Pune. ये सब chiefs किसके थे, किसने मतलब किसके अंडर में थे, पेशवा के अंडर में, जो कि क्या थी, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव बेस थी. कहाँ पे थी ये, पुणे में. महादजी शिंदे also spelled as महादजी सिंधिया and Nana Fadnavis were 2 famous Maratha soldiers and statesmen of late 18th century. कौन से 2 soldiers थे मराठा किंगडम के, महादजी सिंधिया एंड नाना फडणवीस. The Marathas were subdued in the series of
वॉर्स, जो मराठास किस में बिखर गए, वॉर्स में, मतलब ये है कि मराठास ने काफ़ी वॉर्स किए। इन द फर्स्ट वॉर दैट एंडेड इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई, पहला वॉर कब हुआ था, कब ख़त्म हुआ, 1782 में किसके साथ हुआ था, ट्रीटी ऑफ सालबाई। देयर वॉज नो क्लियर विक्टर, मतलब जब वो लड़ाई हुई थी तो वहाँ कोई समझ नहीं आएगा कौन जीत रहा है। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जब हुआ, वॉज फॉट ऑन डिफरेंट फ्रंट्स, अलग अलग हुआ, रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग ओडिशा एंड टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली, जो कि क्या है, ब्रिटिश जो और उड़ीसा में उन्होंने क्या किया था, कब्जा किया था, जो कि कहाँ पे है, और उसकी टेरिटरीज में जो कि नॉर्थ में है, रिवर गंगा के, और किस किस को मिला के, आगरा और दिल्ली को भी मिला के। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 1817 क्रश मराठा पावर, और फिर जो थर्ड मराठा वॉर हुआ, फर्स्ट सेकेंड में तो वो कुछ पता नहीं चल रहा था कौन जीत रहा है, बट जो थर्ड मराठा वार हुआ किसका, वो 1817 में, उसने मराठास को तोड़ दिया, मतलब हार गए। द पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंट अवे बिथोर नियर कानपुर विद अ पेंशन, पेशवा क्या था, अब हटा दिए गए, पेशवा ही थे ना, पेशवा के अंडर में ही तो से सारे लोग, तो पेशवा वहाँ से हटा दिए गए और वो उन्हें कहाँ भेज दी गया, बिथोर, जो कि कहाँ पे है, कानपुर के पास है। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर टेरिटरीज साउथ ऑफ द विंध्यास, विंध्यास क्या है, हिमालयन रेंजेस, तो ये विंध्यास एक हिमालयन रेंजेस है, वहाँ की जितनी भी साउथ टेरिटरीज थी सब किस पे, किसने कंट्रोल कर लिया था, कंपनी ने, ठीक है, जो बाहर से आई थी। अब ये क्या था, ये मराठास की बात हो रही थी। अब आते हैं पंजाब। सो द ओनली मेजर इंडियन स्टेट दैट वाज स्टिल इंडिपेंडेंट वाज पंजाब, लेकिन जब पूरे ब्रिटिशर्स ने सब पे कब्जा कर लिया, लेकिन सिर्फ एक इंडियन स्टेट बची थी जिस पे किसी ने कब्जा नहीं कर पाया था, विच वाज पंजाब। इट वाज रूल्ड बाय, वहाँ का उसने रूल उसका राजा कौन था, महाराज रणजीत सिंह। He had built up a strong army equipped and trained like the European forces. उन्होंने अपनी बहुत ही ज़्यादा मजबूत आर्मी बना रखी थी, जिससे कि, और उनके जो वर्कर्स थे, सोल्जर्स थे, वो भी क्या थे, ट्रेंड थे, और यूरोपियन फोर्सेस, मतलब इंडिया के नहीं थे, उन्होंने बाहर से भी फोर्सेस मंगा रखी थी। He was on friendly terms with the British, और वो ब्रिटिश से भी प्यार से बात करते थे, मतलब अच्छे तालमेल थे ब्रिटिशर्स के साथ भी। आफ्टर हिज डेथ इन 1839 पंजाब विटनेस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जब उनकी डेथ हो गई, किसकी, महाराज रणजीत सिंह की जब डेथ हो गई 1813 में, तो पंजाब को क्या था, पंजाब की अब जो पॉलिटिकल थी वो क्या हो गई, इंस्टेबिलिटी, मतलब इधर उधर हो गई। दलीप सिंह जो कौन है, सन ऑफ महाराज रणजीत सिंह, सक्सीडेड टू द थ्रोन। अब जो राजा महाराज का जो वो है पगड़ी, जो भी उनका ताज है, वो किसको मिल गया, बेटे को ही मिलता था उस समय, तो कौन था, दलीप सिंह को मिल गया। द रियल पावर हाउएवर सून फेल इनटू हैंड्स ऑफ द खालसा, फिर ये जो रियल पावर थी किसके हाथों में आ गई जल्दी, खालसा के। खालसा इन 1845 द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर वॉज फॉट, 1845 में फर्स्ट एंग्लो क्या हुआ, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ, जिसमें कि क्या था, विच एंडेड इन द डिफीट ऑफ द खालसा, जो जिसमें कौन जीता था, खालसा। द हार्डी सिख्स हाउएवर रिफ्यूज्ड टू कंसीड डिफीट, और जो सिख्स थे उन्होंने भी मना कर दिया कि हम हार नहीं मानेंगे। दे रीग्रुप एंड फॉट द वॉर, सील द फेट ऑफ पंजाब, वो क्या होगा, वो फिर से एकजुट हो गए और फिर पंजाब के लिए लड़ने लगे कि हम, द आर्मीज ऑफ पंजाब वर डिफीटेड, जो पंजाब की आर्मीज है वो क्या हो गई, हार गई। इन 1849 पंजाब वॉज एनेक्स टू द ब्रिटिश एम्पायर, 1849 में क्या हुआ, पंजाब किसके कब्जे में आ गया, ब्रिटिश एम्पायर के। द राजपूताना स्टेट्स ऑल्सो एक्सेप्टेड द ब्रिटिश सुप्रीमेसी, और जो राजपूताना स्टेट थी उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया, ब्रिटिश सुप्रीमेसी, मतलब ब्रिटिशर्स की जो भी कहना था उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब आता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, अब ये क्या है, द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन occurred अंडर लॉर्ड डलहौजी, who was the governor general from 1848 to 1856। अब जो फाइनल वेव थी किसकी, जो एनेक्सेशन, मतलब ये जो फैला रहा था, हड़पना वपड़ा हो रहा था, तो ये किसके अंडर में था, लॉर्ड डलहौजी, जो कि कौन थे, गवर्नर जनरल थे, कब से, 1848 से 1856 तक।
ही डिवाइज अ पॉलिसी दैट केम टू बी, उन्होंने एक पॉलिसी डिसाइड करी जिसे हम क्या कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसमें क्या है, डॉक्ट्राइन डिक्लेयर दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हियर हिज किंगडम वुड लैप्स, दैट इज बिकम पार्ट ऑफ द कंपनी टेरिटरी। इसमें क्या था, इसमें था कि अगर कोई किंग, कोई इंडियन रूलर मर जाता है और उसका बेटा नहीं है, तो ये पहले तो बेटा ही बनाया जाता था राजा, तो उसका कोई बेटा नहीं है तो वो जो किंगडम किसके पास आ जाएगा, लैप्स, मतलब कंपनी को दे दिया जाएगा उसका आधा किंगडम। वन किंगडम आफ्टर अनदर वॉज अनेक्स्ड सिंप्लाई बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्राइन। एक के बाद एक ये ऐसे किंगडम ख़त्म होते गए, किसके दौरान, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के दौरान, क्योंकि उन्होंने कह दिया था सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर एंड झांसी। फाइनली इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर मदर। 1856 में क्या हुआ, कंपनी ने अवध को भी कब्जे में कर लिया। दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडेड आर्ग्यूमेंट दैट दे सेड they were obliged by duty to take over other in order to free the people from the misgovernment of the Nawab, enraged by the humiliating way in which the Nawab was deposed. The people of अवध joined great revolt that broke in 1857। क्या हुआ, जब उन्होंने अवध हड़प लिया, अवध क्या एक जगह का नाम है, तो क्या हुआ, ब्रिटिश ने एक आर्ग्यूमेंट किया जिसमें क्या था कि हम बहुत खुश हैं जो हमने अवध को ले लिया, क्योंकि अवध बहुत ही प्रेशर में रह रही थी, उसके पास राइट्स नहीं थे, तो ये अच्छा हुआ कि हमने अवध को अपने कब्जे में कर लिया। और अवध ने क्या किया, रिवॉल्यूशन किया। बाय द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी द ब्रिटिश हैड फर्मली एस्टेब्लिश देयर पोजीशन इन इंडिया। मिडिल में आते आते 19th सेंचुरी के ब्रिटिश ने ऑलमोस्ट पूरी इंडिया पे कब्जा कर लिया था। अ लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री वॉज अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल। जो लार्ज पार्ट था कंट्री का, कंट्री कौन सी, इंडिया का, वो किसके अंदर था, ब्रिटिश रूल के अंदर। द रीजन्स दैट रिमेन्ड इंडिपेंडेंट वर इनडायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश, जो कि और जो रीजन्स नहीं थे ब्रिटिश के अंदर लेकिन वो इनडायरेक्टली भी ब्रिटिश रूल में ही आते थे। इंडिया वॉज अ रिजल्ट ऑफ हर पॉलिटिकल सब्जुगेशन। इंडिया किसका रिजल्ट है, पॉलिटिकल सब्जुगेशन का। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे द कंपनी आर्मी। अब what is mean by this? Colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reform, but its power rested in the military strength. Colonial rule आया इंडिया में, उसमें क्या था, उसने क्या ब्रिंग किया, नई नई एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम करे, लेकिन इससे क्या हुआ, बट इट्स पावर रेस्टेड मिलिट्री स्ट्रेंथ, लेकिन उस मिलिट्री जो स्ट्रेंथ थी वो कम हो गई। The Mughal army was mainly composed of cavalry and infantry, that is pedal foot soldiers। जो मुगल आर्मी के पास क्या थे, कैवेलरी और इन्फेंट्री सोल्जर्स थे, जो कि किससे थे, पैडल मतलब वो फुट पे ही चलते थे। दे वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्करी एंड द यूज़ ऑफ द स्वर्ड। स्वॉर्ड क्या है, तलवार, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी तलवार वगैरह से कैसे लड़ना वगैरह है। The cavalry dominated the army. Had the Mughal state did feel the need to have a large professionally trained infantry। जो कैवलरी क्या, उन्होंने क्या कहा था आर्मी को, मुगल स्टेट है, मुगल स्टेट डिड फील द नीड टू हैव अ लार्ज प्रोफेशनल ट्रेन। मुगल्स को क्या चाहिए कि ज़्यादा अमाउंट में क्या चाहिए, इन्फेंट्री चाहिए, जिससे कि आगे जाके उन्हें कोई परेशानी ना हो। द रूरल एरियाज हैड अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म पीजेंट्स। जो रूरल एरियाज थे उनके पास काफ़ी पीजेंट्स थे, और आर्म पीजेंट मतलब सोल्जर्स थे काफ़ी, एंड लार्ज लोकल जमींदार्स, और जो लोकल जमींदार थे ऑफन सप्लाई द मुगल्स विद। उन्होंने क्या किया, और जो जमींदार वगैरह थे उन्होंने मुगल्स को दे दिए, जिससे कि विद पैदल सोल्जर्स मतलब पैदल मतलब पैर से जो चलते थे, जो सिर्फ अपना पैरों का इस्तेमाल करते थे। A change occurred in the 18th century when Mughal successor states like Awadh and Banaras started recruiting। जब चेंज सबसे बड़ा मुगल सक्सेसर कब हुआ, 18th सेंचुरी में हुआ, जबकि जब मुगल सक्सेसर ने क्या कर लिया, वो ख़त्म होता गया जो अवध और बनारस है। रिक्रूटिंग पीजेंट्स इनटू देयर आर्मी एंड ट्रेनिंग देम एज प्रोफेशनल सोल्जर। पूरा चेंज हो गया जब क्या हुआ, जब वो जो पीजेंट्स थे वो आर्मी में बदल दी गई और उन्हें ट्रेनिंग करेगी एज अ प्रोफेशनल सोल्जर, जिससे कि वो द ईस्ट इंडिया रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ओन आर्मी विच केम टू बी नोन एज सिपाही आर्मी। जो कि ये जो रिक्रूटमेंट मतलब ये जो चेंज हुआ, ये किसी आर्मी को नॉर्मल पीजेंट से आर्मी बनाने को, इसे हम क्या कहते हैं, सिपाही आर्मी।
In the early 19th century, the British began to develop a uniform military culture. अर्ली 19th सेंचुरी में क्या हुआ, ब्रिटिश ने डेवलप करना शुरू कर दिया अपना ये यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर. Soldiers were increasingly subjected to European style training, drill and discipline that regulated their life for more than before. अब क्या था, अब सोल्जर्स बन रहे थे सब लोग, तो अब क्या हो गया, सोल्जर्स इंक्रीज होते गए धीरे धीरे करके और उन्हें उसी की तरह डिसिप्लिन में वगैरह सब रहना सिखाया कि जैसे सोल्जर की एक लाइफ होती है तो उनकी लाइफ भी क्या हो गई, पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई सोल्जर्स की. Often this created problems since caste and community feelings were ignored in building a. अब वहाँ पे सोल्जर्स क्या थे, अलग अलग कास्ट के थे, लेकिन ये सब कास्ट वगैरह कम्युनिटी वगैरह भुला के उन्होंने क्या किया कि अपना एक फोर्स बनाएंगे और एक साथ रहेंगे. Could individuals so easily give up their caste and religious feeling. अब क्या वो हर एक इंसान कुछ होते हैं ना कि वो भुला नहीं पाते, लेकिन क्या हर एक इंसान could they see themselves only as soldier and not as members of communities. क्या वो खुद को, ये इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि क्या वो खुद को सिर्फ सोल्जर समझेंगे, अपनी कम्युनिटी का इंसान नहीं समझेंगे, जैसे हिंदू मुस्लिम के ये दलित है ये क्या है, ठीक है, ऐसे ये लोग कहना चाह रहे हैं. नाउ कंक्लूजन क्या निकला, हमने ये सब पढ़ लिया, कहानी हमने पूरी पढ़ ली क्या कैसे हो गया. अब इसका कंक्लूजन मतलब आखिरकार क्या निकला. Thus the East India Company was transferred from a trading company to territorial colonial power. The arrival of new steam technology in the early 19th century also aided this process. अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किस में चेंज हो गई, ट्रेडिंग कंपनी में. अब वो किस लिए आए थे, ट्रेडिंग के लिए ही आए थे ना वो लोग. और क्या हुआ, जो ये स्टीम टेक्नोलॉजी जब आई, स्टीम टेक्नोलॉजी में जब आई तो उसने 19th सेंचुरी को और भी ज़्यादा अच्छा बना दिया. टिल देन इट वुड टेक एनीवेयर बिटवीन 6 and 8 months टू ट्रेवल टू इंडिया बाय सी. उन्हें क्या लगता था, 6 से 8 मंथ लगते थे इंडिया से इंडिया में आने के लिए, बाय किसके थ्रू, सी के थी. लेकिन जब स्टीम शिप्स रिड्यूस द जर्नी टाइम टू 3 weeks. लेकिन जो स्टीम शिप्स थी उन्होंने क्या कर दिया, वो 6 से 8 मंथ को क्या कर दिया, 3 weeks में वो लोग आ जाते थे आराम से. enabling more Britishers and their family to come to a far off country like India. इससे क्या हुआ, जब ये स्टीम शिप्स बनी तो जो ब्रिटिशर्स थे, तब पहले तो ब्रिटिशर्स ही आते थे, अब क्या हो गया, उनकी फैमिलीज भी साथ आने लग गई. अब तो स्टीम इंजन है तो कोई परेशानी ही नहीं है उनको, तो फिर ज़्यादा बसावट हो गई किसकी, ब्रिटिशर्स की इंडिया में. By 1857, the company came to exercise direct rule over about 63% of the territory and 78% of the Indian subcontinent. पूरी टेरिटरी पे 1857 तक जो कंपनी थी उसको किसका रूल हो चुका था, 63% तो टेरिटरी पे हो चुका था और 78% किस पे, इंडिया सबकॉन्टिनेंट मतलब इंडिया पे. कंबाइंड विद इट्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द रिमेनिंग टेरिटरी. और इससे क्या था, इनडायरेक्टली वो जो बची हुई टेरिटरीज थी उन पे भी वो रूल करते थे. एंड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, और जो कंट्री की पॉपुलेशन है, जहाँ यहाँ के लोग तो यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन क्या होगा अब वो लोग आगे तो उनकी कहाँ चलेगी. द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली होल ऑफ इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल. तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ट्रेड करने थी, लेकिन फिर धीरे धीरे जब उसे पता चला पूरे इंडिया के बारे में तो वो यहीं रहना शुरू कर दिया उसने. तो इससे क्या हुआ, पूरी इंडिया पे उन लोगों का कंट्रोल हो गया, किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का. एक यहाँ पे फैक्ट जोन दे रखा है, द सी रूट डिस्कवर्ड बाय वेस्को डा गामा इज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. ये जो सी रूट मैंने बताया था जो वेस्को डा गामा ने कराया, वो क्या एक टर्निंग पॉइंट है हिस्ट्री के इंडिया में. तो ये है आपका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन. दिस इज द एक्सरसाइजेज ऑफ द चैप्टर. इन द नेक्स्ट वी विल डू द this is the warm up exercise. You have in the next video we will do the exercises of this chapter. Thank you class and have a nice day. Goodbye. And you have to read this chapter.